दोस्तों, एक बहू अपनी सास के पास रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास उसके पास जाती है और जाने के बाद उससे कहती है कि जो आपके ससुर हैं वो अपने कमरे में लेटे हुए हैं और उनको एक गिलास पानी की ज़रूरत है, तो तुम जा कर के उसको दे दो। तभी बहू जो है गहरी नींद में होती है और नींद में होने के बावजूद भी वो अपनी सास का कहना मान लेती है और एक गिलास में पानी लेकर के वो अपने ससुर जी के पास जाती है और जाने के बाद वो दरवाजे के पर खड़े होकर के ही उसको आवाज़ लगाती है और कहती है कि पापा जी ये लो एक गिलास पानी ले लीजिए। उसके बाद उसके जो ससुर जी होते हैं वो कहते हैं कि बहू आप जो है अंदर आ जाओ। तो बहू होती है वो कहती है कि यहीं पर ठीक है पापा, क्योंकि हमारे गहरी नींद लगी हुई है, इसलिए आप ये गिलास ले लीजिए और हम जा कर के सो जाएं। उसके बाद वो आता है उठ कर के और गिलास पकड़ता है। गिलास पकड़ने के साथ ही साथ वो अपनी बहू का हाथ पकड़ कर के उसको खींच कर ला कर अपनी बेड के ऊपर पटक देता है। दोस्तों, आखिरकार फिर इस कहानी में और आगे क्या होता है? दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस कहानी के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी आज की जो है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। बुलंदशहर में एक बहुत ही छोटा परिवार रहा करता था, जिसमें तकरीबन 4 लोगों का परिवार होता है और उस जो परिवार का मुखिया होता है और उसका एक लड़का होता है, उसकी बीवी होती है और एक बेटी होती है उसकी। तो उसने सबसे बड़ी उसकी बेटी होती है, उस बेटी की उसने शादी कर दी थी। अब बचा था जो है एक लड़का, वो लड़का थोड़ा पागल टाइप का था, यानी कि मंद बुद्धि का वो लड़का होता है और उसका नाम मोहन होता है। तो उसके लिए एक लड़की को देख करके उसके जो घर वाले होते हैं, जो उसके माता-पिता होते हैं, वो शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद दोस्तों जिस लड़की से उसकी शादी होती है मोहन की, उसका नाम राधिका होता है और राधिका ब्याह करके वो अपनी ससुराल में आती है। आने के बाद जो पहली रात होती है सुहागरात की, दोस्तों उस सुहागरात में जो उसका पति होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो चूँकि एक मंद बुद्धि व्यक्ति होता है, ना तो वो सीधा-साधा इतना ज़्यादा होता है, भोला बहुत ज़्यादा होता है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं थे कि जो है क्या होता है, क्या नहीं होता है। सुहागरात भी कोई चीज़ होती है और इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। इन सारी चीज़ों से उसको किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है और वो पूरी रात ऐसे ही गुज़र जाती है। फिर जब सुबह होती है, तो सुबह वो लड़की जो एक रस्म होती है, रस्म के तहत वो लड़की अपने मायके चली जाती है। मायके चले जाने के बाद वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि यही बहुत बड़ी बात थी कि उसकी शादी हो गई थी और उसका घर बस गया था। क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आती थी और ज़्यादा लेन-देन उसके घर पर नहीं हो पाया था, इसलिए वो सोचती है कि हमारा घर ही बस गया है, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद वो चाले के तहत वो उस लड़के के घर पर फिर से आ जाती है, यानी कि ससुराल में अपने। और आने के बाद वो उसकी दिनचर्या ऐसे ही चलने लगती है। तभी तकरीबन 2-3 दिन का समय लगभग ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन वो लड़का जो होता है उससे कुछ भी नहीं हो पाता है। अब कहीं न कहीं उसके अंदर ये चीज़ जो है उमंग लेने लगी थी कि आखिरकार हमारे पति में ऐसी कौन-सी दिक्कत है, वो इतना ज़्यादा सीधा-साधा और इतना ज़्यादा भोला-भाला है कि ना तो वो कुछ किसी सवाल का जवाब देता है और ना कुछ बता पाता है और ना ही कुछ वो कर पाता है, ना ही उसके अंदर कुछ सर्दी-गर्मी है। दोस्तों, तभी 3-4 दिन बीतने के बाद जो उसके अड़ोस-पड़ोस के लोग होते हैं, वो उससे बताते हैं कि दरअसल ये जो तुम्हारा पति है, ये बहुत ही सीधा-साधा और बहुत ही भोला है और इसकी इस तुमसे पहले एक शादी और हो चुकी थी और ये उसको जो इसको छोड़ कर के इसकी बीवी पहले ही जा चुकी है। अब कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ें फितूर बैठ जाता है और वो समझ जाती है और कहती है कि ये बात तो मुझको पहले से ही पता है कि मेरा पति जो है बहुत ही सीधा-साधा और भोला-भाला है। तभी दोस्तों उसके दिमाग में ये फितूर जब बैठ जाता है, तो बैठने के बाद वो अपनी ससुराल में थोड़ा उखड़ी-उखड़ी सी रहती थी। लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करना और उनसे थोड़ा साइड बनाए रखना। इस तरीके का जब रवैया उसके घर वाले, ससुराल वाले देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बहू भी वक़्त से पहले ही इस घर से भाग जाए। तो उसके लिए उसके जो सास-ससुर होते हैं, वो आपस में एक प्लान बनाते हैं और प्लान ये बनाते हैं कि दरअसल जो है ससुर ही अपनी बहू को प्रेग्नेंट करेगा, उसकी सारी खुशियों को जो है उसको देगा और उसके साथ यौन संबंध स्थापित करेगा। इसके लिए वो ससुर जो होता है वो उसके ऊपर डोरे डालना भी चालू कर देता है
एक बार जब वो उसको चाय देने के लिए आती है तो वो उसको अपने पास बिठा लेता है और बिठाने के बाद उसके ऊपर जो है सर के ऊपर हाथ रख के और कमर से होते हुए नीचे जो है नीचे तक हाथ लेकर के आता है। तभी जो उसकी बहू होती है वो उससे कहती है कि ससुर जी आप ये कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। और कई एक बार आ करके उसके बगल में खड़ा हो जाता है। तभी जो है वो बूढ़ा समझ करके सोचती है कि चलो ये बूढ़े हैं और हो सकता है कोई गलती उनसे हो गई हो। वो बार-बार 3-4 बार कम से कम इसी तरीके की हरकतें करता रहता है और वो इन हरकतों को इग्नोर करती रहती है राधिका। लेकिन कहीं न कहीं वो भी समझ जाती है कि ये ससुर हमारा बहुत ही नालायक किस्म का है और इसकी नज़रें हम पर गड़ गई हैं। तभी जो है कुछ वक़्त जब बीतता है, वक़्त बीतने के बाद जो है जो सास होती हैं और ससुर दोनों लोग मिल कर के एक प्लान बनाते हैं। ससुर दरअसल अपनी बीवी से कहता है कि दरअसल ये जो राधिका है ये इस तरीके से नहीं मानने वाली है। तभी उसकी बीवी कहती है, जो उसकी सास होती है वो अपने आदमी से कहती है कि आज की रात तुम इंतज़ार करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ परोस करके दूँगी। उसके बाद रात के जब 12 बज जाते हैं तो 12 बजने के बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और वो बहुत गहरी नींद में सो रही होती है। उससे कहती है बहू सास की जो है तुम्हारे जो ससुर जी हैं उन्होंने एक गिलास में पानी माँगा है। तो वो उठती है और कहती है कि दरअसल मेरे बहुत ज़्यादा नींद लगी हुई है और बहुत गहरी नींद है, मैं नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि वो समझ जाती है कि शायद ज़रूर वो कोई ना कोई गलत हरकत हमारे साथ करेंगे। इसके बाद वो साफ-साफ इनकार कर देती है और कहती है कि आप ही जा कर के दे दीजिए। लेकिन वो उसको डाँटती-फटकारती हैं, फिर उसको उठ कर के गिलास में पानी लेकर के जाना पड़ता है। और जाने के बाद वो उनके कमरे के बाहर खड़ी होती है और उनको आवाज़ लगाती है कि पापा जी ये गिलास ले लीजिए पानी का। तभी उसके ससुर जी कहते हैं कि आप अंदर लेकर के आ जाइए। तो वो कहती है नहीं दरअसल हमारे बहुत ज़्यादा नींद लगी हुई है और आप इस गिलास को यहीं पर ले लीजिए और मैं जा कर के सो जाऊँ। उसके बाद उसका ससुर आता है और गिलास पकड़ता है और गिलास के साथ-साथ उसका हाथ भी बहुत ही तेज़ी से पकड़ लेता है और वो छुड़ा ही नहीं पाती है और उसको घसीट करके वो अपने कमरे में यानी कि बेड के ऊपर ले जा कर के पटक देता है और पटकने के बाद वो अपने नीचे नीचे उसको दाब लेता है और उसके जो नीचे के कपड़े होते हैं वो एक-एक करके नीचे के कपड़ों को उतार देता है और उसके बाद उसके साथ जो है नाजायज़ संबंधों को स्थापित करने लगता है। जो भी उसकी हवस होती है वो अपनी हवस को मिटाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। इस तरीके से जो है संबंध बनाने के बाद वो अपने जो रूम में चली जाती है और चिल्लाते हुए जाती है और जो अपनी सास से कहती है कि देखो ससुर जी ने हमारे साथ क्या किया है और उन्होंने हमारा रेप कर दिया है। तभी उसकी सास कहती हैं कि दरअसल तुम पागल हो गई हो और वो इतने बूढ़े हैं वो तुम्हारे साथ क्या कर पाएँगे। तभी वो समझ जाती है राधिका कि ये भी इस साजिश में मिली हुई है। उसके बाद सुबह होते ही वो अपने पति से इस बात बताती है कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ रेप किया है, ऐसी-ऐसी हरकत की है। लेकिन वो भी मंदबुद्धि होता है वह, तो वो कहता है तुम शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और तुम उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। उसके बाद वो उसको बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है। अब बेचारी वो घर में अकेली बची थी, अब करती भी तो क्या करती? इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं, फ़ोन भी वो घर कर नहीं सकती थी, क्योंकि घर पर सिर्फ़ एक ही फ़ोन होता है और उससे वही लोग छुट्टी नहीं पाते हैं। और ये एक दिन ऐसा होता है कि तकरीबन 2-3 महीने बीतने के बाद जो है उसके घर वाले जो होते हैं, वो आते हैं टहलने के लिए। लेकिन जब वो उनके पास बैठी होती है, तो उसके घर के लोग जो है सिक्योरिटी के रूप में उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं ताकि वो कोई भी बात अपने मायके वालों से ना बता पाए। उसके बाद वो लोग जो है टहल करके खाना खा पी करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो अपने घर वालों से कुछ भी नहीं बता पाती है और इसी तरीके से अपने ससुर के साथ गलत संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। एक दिन उसकी बड़ी बेटी घर पर आती है और उसके साथ में एक बच्चा भी होता है। तो वो अपनी बहू से कहता है राधिका से कि देखो ये जो बच्चा है मैं ऐसा ही एक बच्चा चाहता हूँ। तो वो राधिका कहती है तो क्या तुम मेरे साथ गलत संबंध स्थापित करके मुझसे बच्चा पैदा करोगे क्या? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना कर के रखूँगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूँगा, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो थोड़ा मंदबुद्धि है और वो पागल है, वो कुछ नहीं कर सकता है। उसको सर्दी-गर्मी कुछ नहीं है और उसको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें दुल्हन बना कर के रखूँगा और मैं तुमसे बच्चा पैदा करूँगा। उसके बाद वो समझ जाती है कि कहीं न कहीं हमारा ससुर जो है बहुत ही नालायक किस्म का है और बहुत ही ज़्यादा सठिया गया है। उसके बाद वो भी सोचने लगती है कि अब करें भी तो क्या करें? उसके जुल्मों को वो सहती रहती है और जब कभी भी वो अपने घर पर फ़ोन करती थी, तो उसके घर ससुराल वाले आस-पड़ोस में खड़े रहते थे ताकि
कोई भी प्रकार की ये बात अपने घर पर ना बता पाए। फिर जो है 10-11 महीने इस तरीके से तकरीबन बीत जाते हैं और वो जुल्म को सहती रहती है। फिर एक दिन वो अपने मायके जाती है और मायके जाने के बाद वो अपने घर वालों से एक-एक करके जो भी सारी आप बीती होती है, जो उसके साथ अभी तक बीता था, वो सारी कहानी को बयान कर देती है। और बयान करने के बाद जो है उसके घर वाले जो होते हैं, कहीं न कहीं उनका बहुत ही ज़्यादा खून खौल जाता है और वो लोग सोचते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी एक लड़के से की थी और यहाँ पर तो हमारी लड़की के साथ इतना ज़्यादा गलत काम हुआ है, यानी कि ससुर ने ही गलत काम किया है। उसके बाद वो अपनी लड़की से कहता है कि दरअसल तुमने हमको ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो वो कहती है कि पापा मुझे ये बात बताने का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया गया और मेरे जो है साथ में हर टाइम सिक्योरिटी रहती थी, ताकि मैं कोई भी बात आप लोगों को ना बता सकूँ। दोस्तों उसके बाद जो है उसके लड़के के पिताजी जाते हैं थाने में, नज़दीकी थाने में, और वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें वो बताते हैं। वहाँ पर उस राधिका के जो है बयान लिए जाते हैं और बयान लेने के बाद दोस्तों उसके ससुर और उसके बेटे और सास के खिलाफ़ जो है जो विधिक और वैधानिक जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाती है। दोस्तों और आखिरकार जो है उस लड़की को इंसाफ़ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी और ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।